जीएस फॉर एलटी एग्जामिनेशन एंड अदर्स एग्जामिनेशन की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का दूसरा क्लास है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है? लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन जैव प्रौद्योगिकी पार्क बॉटनिकल गार्डन। यह जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है अपस्थानीय प्रणाली स्वस्थानीय प्रणाली मतलब जहाँ पे जो वनस्पतियां या जीव जंतु रहते हैं अपने प्राकृतिक आवासों में रहते हैं वह स्वस्थानीय प्रणाली कहलाती है। यह अपस्थानीय प्रणाली के अंतर्गत है। तो भैया उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है? लखनऊ। संबंधित प्रश्न भी कुछ हैं, बड़े आसान हैं। आगरा किस चीज के लिए फेमस है? ताजमहल के लिए। ताजमहल और ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। आगरे के किले का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने 3 किले बनवाए थे। इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला। आगरा किला जो है फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी और जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी। तो भैया आगरा जो है फेमस है ताजमहल के लिए, आगरा के किला के लिए फतेहपुर सीकरी। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। आगरा का किला सम्राट अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने करवाया था। ये आपके प्रीवियस नॉलेज के आधार पे है। जबकि संगमरमर और पत्थर के हस्तशिल्प आज भी वहां पे काफी प्रसिद्ध हैं। दूसरा प्रश्न, उसी संबंधित प्रश्न मैं बताया ना कि 30 क्वेश्चंस हैं, मात्र 10 क्वेश्चन वैसे लिखे जाएंगे, 30 से ऊपर होंगे, कम नहीं भैया। अलीगढ़ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है और धातु शिल्प भी यहाँ पे बनाई जाती है अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए। औरैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। और भैया औरैया में देसी घी का निर्माण होता है। देसी घी जो है औरैया वाला देसी घी बड़ा अच्छा है। अंबेडकर नगर का टांडा में कल का बता चुका हूं, वहां कपड़ा उद्योग टांडा का बड़ा फेमस है। और जब अंबेडकर नगर आ गए तो आजमगढ़ के मुबारकपुर में भी आ जाए, आजमगढ़ के मुबारकपुर में भी जो है कपड़ा उद्योग जो है, मुबारकपुर में जो है कपड़ा उद्योग। इलाहाबाद प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ का विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तथा इसको संगम नगरी कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। गांधी इरविन समझौता मत भूलिएगा, गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह डेट भैया एकदम याद कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931। लंदन द्वितीय गोल्डमेज सम्मेलन के पूर्व, द्वितीय गोल्डमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। उसके पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से, लॉर्ड इरविन उस समय तत्कालीन वायसराय थे और गांधी जी। ये समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। भैया जब समझौता हो गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मैं कल बताया था 6 अप्रैल 1930 यह स्थगित होगा। गांधी जी ने कहा कि भैया हम इसको स्थगित कर देंगे। चलिए भैया ये पहले चीज हो गया। राजनीतिक बंदियों जिन पे हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा कर दिया जाएगा। आप ही बताइए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों के ऊपर हिंसा के आरोप थे, इनको छोड़कर और इनके तरफ से अन्य लोगों को छोड़कर बाकी को रिहा कर दिया जाएगा। भारत में इसी दूसरे का विरोध हुआ कि भैया अगर गांधी जी चाहते तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी बचा सकते थे। तो भैया अब उस स्थिति में क्या किया जाए? गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी ठहरे और उस स्थिति में कहे कि नहीं ये लोग मरना चाहते हैं, इसलिए इनकी जो है चलते हैं भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं, अर्थात हम नमक बना सकते हैं, नमक पे कोई भी कर नहीं रहेगा।
कांग्रेस ब्रिटिश संविधान का, भाई इरविन जब समझौता करवाएगा तो कुछ तो बातें अपनी रखेगा। कांग्रेस ब्रिटिश संविधान का बहिष्कार नहीं करेगी। और शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पे कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भैया संज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। राजनीतिक बंदी जिन पे हिंसा के आरोप हैं उनको छोड़कर बाकी को रिहा कर दिया जाएगा। भारत में कहा गया कि नहीं सबको रिहा। तो भैया आप जो भी उनके समझौते के बीच में रहा हो बात, भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। ब्रिटिश संविधान का जो है बहिष्कार नहीं होगा। अब भारतीय लोग शराब और विदेश वस्त्रों की दुकान पे कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंदगान ए खास का संबंध किस सुल्तान से है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदगान ए खास, देखिए बंदगान ए खास का संबंध तो इल्तुतमिश से है, क्योंकि इल्तुतमिश खुद एक गुलाम था। अब बंदगान ए खास, बंदगान का मतलब होता है गुलाम ही, और गुलाम जो है वास्तव में खास है, क्योंकि गुलाम वंश जो है बिल्कुल गुलामों के द्वारा ही, आपको मालूम होगा कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, इस तरह से वो पूरा गुलाम वंश ही चला। इस नाते बंदगान एक खास का संबंध किस सुल्तान से? तो इल्तुतमिश। लेकिन अगर ये प्रश्न रहेगा कि दीवान बंदगान, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जिस समय दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई। ये दास कौन होते थे? जो युद्ध में जो वीर पकड़े जाते थे उनको दास बना के रखा जाता था। लेकिन बाद में वे जब अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो उनकी देखभाल और प्रशिक्षण के लिए विभाग बनाया गया। ये बहुत सार्थक पहल थी दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? भैया हमारे लिए गौरव की बात है, ललित उपाध्याय वाराणसी। 2020 बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा रहे ललित उपाध्याय। और आप ही बताइए, ओलंपिक में किसी टीम का हिस्सा रहना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओलंपिक में वो भी हमारे राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, उस टीम का हिस्सा रहना कितनी बड़ी बात है। जून 2025 में इस महान खिलाड़ी ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। और संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए भैया, 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और नक्शे में जरूर आप ब्राजील को देखिए भैया, ब्राजील की राजधानी देखिए, क्योंकि अब हम वर्ल्ड का मैप यहाँ थोड़े ना पढ़ाएंगे भाई, अमूर्त चिंतन चलना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का वो देश आपको याद आ जाना चाहिए। 2020 ओलंपिक में टोक्यो जापान, बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ? टोक्यो जापान। 2024 में ओलंपिक जो है पेरिस फ्रांस में, और 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए। तो भैया 2016 इधर पूछा जा सकता है, 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील, 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान, 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस, और 2028 का ओलंपिक वेरी इंपॉर्टेंट है लॉस एंजल्स अमेरिका यूएसए। आगे चलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। तो भैया महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद और यूनानी दोनों पद्धतियों का जो है मिश्रण। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किसने किया? ये गोरखपुर में है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जुलाई 2025 को किया। ये हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयुष, आप ही बताइए, अगर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे लिए गौरव का विषय नहीं होगा? क्योंकि सरकार को 3 ही क्षेत्र में तो काम करना है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सुरक्षा में। ये 3 चीजों में काम होगी तो इससे बड़ी खुशी हमको नहीं मिलेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तर प्रदेश का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कहां से हुआ? हमारे लिए कितने गौरव की बात है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुशीनगर जिले में थर्स्ट टेक इंडिया और अन्य संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्र के उपग्रह परीक्षण के लिए सफल लॉन्चिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कुशीनगर में ही पहला जो है भारत नहीं उत्तर प्रदेश का पहला उपग्रह प्रक्षेपण आपके कुशीनगर जिले से हुआ। इसरो ने इसके लिए जो है पहल की, सफल लॉन्चिंग भी की और 16 महाजनपदों में, अब वो कुशीनगर आज ही नहीं फेमस है, पहले से भी फेमस है। 16 महाजनपदों में मल्ल की राजधानी कुशीनारा या और पावा वर्तमान में कुशीनगर से फेमस है। वर्तमान में कुशीनगर से 16 महाजनपद जो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जिसका वर्णन मिलता है, वह मल्ल की राजधानी कुशीनारा वह पावा थी, जिसको वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है। यह गोरखपुर और देवरिया के पास है और यहीं पे महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये दो क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश हथकरघा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुनकरों के लिए कुछ कार्य हो तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश हथकरघा विभाग का मुख्यालय कानपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इससे संबंधित प्रश्न, आजमगढ़ का मुबारकपुर भैया कैसे हम भूलेंगे, और अम्बेडकर नगर का टांडा क्षेत्र हथकरघा और पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़ का मुबारकपुर, जो लोग यहाँ के हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के बच्चे इस परीक्षाओं में बैठेंगे, इस नाते आजमगढ़ का मुबारकपुर, अम्बेडकर नगर का टांडा क्षेत्र हथकरघा और पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। महाराजा बिजली पासी स्मारक केंद्र बनाया जा रहा है। भाई सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों। महाराजा बिजली पासी, ये भी जो है लखनऊ के राजा हुआ करते थे, पासी समुदाय के राजा थे। अब महाराजा बिजली पासी स्मारक केंद्र जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और चीजें देख लेते हैं। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? पीतल के हस्तशिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए। चमड़ा उत्पाद और कपड़ा उद्योग दोनों के लिए फेमस कौन है? तो आप कहेंगे कानपुर है। और हाथ से बुने हुए कालीन कहाँ के फेमस है? कालीन उद्योग के लिए भदोही, जो मिर्जापुर के बगल में है भदोही। तो पीतल नगरी से मुरादाबाद जानी जाती है, चमड़ा उत्पाद और कपड़ा उद्योग से कानपुर जाना जाता है, हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए भदोही जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि द्विघात समीकरण 2x + 2y(x) = 3 हो तो x³ + 1y(x³ + 2 का मान। बड़ा आसान है, दिया है क्या भैया? दिया है आपका 2x + 2y(x) = 3। यहाँ बेटा आपका कॉमन हो जाएगा 2, और जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा? ये 2 कॉमन का मतलब इसमें हम भाग देंगे तो कितना बचेगा? x, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 1/x = 3। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, x + 1/x बराबर ये 2 यहाँ आ जाएगा 3/2। अब चूंकि x³ + 1/x³ पूछ रहा है ना, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर? घन करने पर। दोनों पक्षों का घन करने पर, बड़ा आसान है। अब यहाँ पे x + 1/x का होल क्यूब बराबर 3/2 का होल क्यूब। आइए a + b का होल क्यूब एकदम आपको आ रहा होगा, a³ + b³ + 3ab x × 1/x और इन ब्रैकेट a + b बराबर इसका क्यूब कर देंगे, 3 के 9 3 27/8। अब देखिए x से कट गया, यहाँ पे बेटा x³ + 1/x³
अब प्लस 3 बाई एक्स का मान यहाँ पे आया है। एक्स बाई एक्स का मान कितना आया है? 3/2 बराबर 27/8। तो भैया यहाँ पे यस क्यूब प्लस 1/(x³ और प्लस 3 के 9/2 बराबर 27/8। अब देखिए यक्स क्यूब प्लस 1/(x³) 27/8 और ये इधर जाएगा तो -9/2। घबराइएगा मत। यक्स क्यूब प्लस 1/(x³) अब यहाँ पे 8 लघुत्तम हो जाएगा। 8 एकम में 8, एक बार 1 27 में 27 और 2 चौके 8, 4 नवा 36। तो भैया यक्स क्यूब प्लस 1/(x³ बराबर यहाँ पे क्या हो गया? प्लस और माइनस है। कौन वाला बड़ा है? माइनस वाला। तो -9/8। लेकिन आपसे पूछ रहा है यक्स क्यूब प्लस 1/(x³ प्लस 2 का मान पूछ रहा है। तो -9/8 प्लस 2 लघुत्तम, फिर 8 और 1 का लघुत्तम 8, 8 एकम में 8, 1 नवा 9, 1 8 8, 8 बार गया, 8 दूना के 16। अब देखिए माइनस है प्लस है, चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस वाला ज़्यादा है। दोनों चिन्ह अपोजिट हैं, घट जाएंगे। चिन्ह किसका लगेगा? जो ज़्यादा होगा। तो 7/8 आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आया? 7/8। फिर एक बार देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण 2x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो यस क्यूब प्लस 1/(x³ प्लस 2 का मान है। ये दिया गया है बेटा। 2x प्लस 2/x बराबर 3, 2 कामन ले लिए, 2 कामन लेंगे तो x बचेगा। यहाँ से 2 ऊपर से भाग देंगे तो हट जाएगा। 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x, ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इधर गुणा है तो इधर भाग होगा। फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? घन कर देंगे। x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 3/2 का होल क्यूब। यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। a की जगह पे क्या है? x³ b की जगह पे क्या है? 1/(x³ प्लस 3 इंटू a की जगह पे x इंटू 1/x इन ब्रैकेट x प्लस 1/x बराबर 27/8। x³ प्लस 1/x³, x से कैंसिल 3। x/1/x का मान कितना है? यहाँ देखिए 3/2 है और 3/2 है बराबर 27/8। x³ प्लस 1/x³, 3 के 9/2 बराबर 27/8। x³ प्लस 1/x³ 27/8। ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, -9/2। x³ प्लस 1/x³ बराबर, अब लघुत्तम क्या होगा? 8 2 का 8 होगा, 8 एकम में 8, एक बार गया, 1 का 27 में गुणा करेंगे 27 और 2 चौके 8, 4 बार, 4 नवा 36। अब देखिए ये दोनों जो है क्या है? विपरीत चिन्ह है, इस नाते घट जाएंगे। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा वाला है, -9/8। लेकिन ये मान तो पूछा नहीं गया है। x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे भी प्लस 2 जोड़ देंगे तो 2 का मतलब 2/1। 8 और 1 का लघुत्तम 8, 8 से नीचे हर से भाग देते हैं, एक बार के अंश में गुणा करते हैं, -9। 1 8 8, 8 बार गया, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 होगा। ये जो है दोनों विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे। चिन्ह जो है प्लस वाले का लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। दोनों विपरीत हैं इसलिए घटेंगे। इस नाते कितना हो जाएगा? 7/8। 16 में से 9 जाए 7, चिन्ह प्लस का लगा। ये आपका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। पहला मूल जो है अल्फा होता है और यहाँ पे आप कर देंगे माना दूसरा मूल बीटा है, माना दूसरा मूल बीटा है।
क्योंकि दो ही मूल होते हैं, माना दूसरा मूल बीटा है। तो भैया अब आइए यहाँ पे जो समीकरण दिया है 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो भैया यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान क्या आ जाएगा p और यहाँ पे c का मान क्या आ जाएगा 4। दो सूत्र होता है, एक होता है मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान आप मान लीजिए पहला मूल 2 दिया है तो 2 प्लस बीटा बराबर b का मान -p/a का मान 2। तो यहाँ पे बीटा आ गया, p आ गया, दोनों चर राशियाँ हैं। एक चर राशि रहती तो मान निकल जाता, इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा सूत्र होता है मूलों के गुणनफल का सूत्र। मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान बेटा आपको दिया गया है, पहला मूल 2 हो तो 2 गुणे बीटा बराबर c का मान जो है यहाँ पे देखिए c का मान 4 है और a का मान 2 है, 4/2 यह कट जाएगा भैया, 2 हुआ। अब बीटा बराबर 2 और हाई जो है क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आया 1। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का मूल 2 हो तो इसका एक मूल 2 हो तो इसका दूसरा मूल होगा, माना दूसरा मूल क्या है बीटा। 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे a बराबर 2, b बराबर p। देखिए यहाँ पे ax² है, x² को छोड़ दीजिए, a का मान 2 है। यहाँ पे bx है, x को छोड़ दीजिए तो b का मान p, यहाँ पे प्लस c है, c का मान 4। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का -b/a। तो अल्फा का मान कितना है भैया, पहला मूल 2 दिया है, 2 प्लस बीटा बराबर -p/2। ये 2 चर राशियां हैं बीटा और p। तो जब 2 चर राशियां एक समीकरण में हो तो उसको हम नहीं हल कर पाएंगे। मूलों के गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, खुद बताइए। यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4/2 है, c का मान 4 है, a का मान 2 है, यहाँ 2 हुआ। बीटा बराबर 2/2 1, बीटा बराबर 1। जिन लड़कों की थोड़ी मैथ अच्छी होगी उनको यह बात समझ में आएगी, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी नहीं है उनके लिए भी सामान्य अंक गणित करके हम एक सीरीज निकाल रहे हैं इसी चैनल पे, जिससे आपकी मैथ अत्यंत कमज़ोर होगी तब भी सही हो जाएगी। और इस प्रकार से आपको रोज़ जीएस, रोज़ मैथ और इंग्लिश भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये 3 जो है आपकी समस्या नहीं पूरे भारत की समस्या है, जिसका हम अपने तरीके से निदान करने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।